बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 4.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि HCF होता क्या है। HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी मिसाल क्या है, जैसे 20 और 40 दो हमारे पास रखने आ जाए और हमने उसका HCF बताना हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसा बड़े से बड़ा टेबल बताओ जिसमें 20 भी आता हो और 40 भी आता हो। वैसे तो 20 और 42 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी, 5 के टेबल में भी, 10 के टेबल में भी, लेकिन 20 वो बड़े से बड़ा टेबल है जिसमें 20 और 40 दोनों आते हैं। ये आपको समझाने के लिए फैक्टराइज किया भी गया है जी। ये 20 की फैक्टराइजेशन की 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। इसी तरह अगर 40 की फैक्टराइजेशन की जाए तो 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5। कॉमन निकाला जाए तो हमारे पास 2, 2 एंड 5 ये कॉमन आता है। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास 40 आता है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमें दिया गया है कि 21x² 35xy²। सबसे पहले हमने इनको फैक्टराइज करना हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। 21x² इसको हम लिख सकते हैं 3 7 21। 21 को लिखा जा सकता है 3 7 21। x स्क्वायर है, मतलब x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को हम लोग 2 बार लिख लेंगे। आगे y सिंगल था, सिंगल एक बार ही लिखेंगे। 35x अब y स्क्वायर है, तो 35 को हम 5 7 35 कह सकते हैं। x एक बार ही है, उसको लिख लेंगे। y स्क्वायर है तो y को 2 बार लिख लेंगे। अब बारी आती है कॉमन फैक्टर लेने की। इन दोनों में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है? 3 ऊपर वाली रकम में तो आ रहा है लेकिन नीचे वाली रकम में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं लिया जाएगा। 7 ऊपर वाली रकम में है और नीचे वाली, इसी तरह x ऊपर वाली रकम में भी है और नीचे वाली, तो दोनों को सर्कल कर लेंगे। अब आगे ये वाला x ऊपर वाली रकम में तो आ रहा है लेकिन नीचे दूसरा x नहीं है, तो ये कॉमन नहीं लिया जा सकता। याद रहे HCF में हमारा काम ही यही होता है, कॉमन फैक्टर को सर्कल करना। अब y दोनों में आ रहा है, इसको लिख लेंगे। अब नीचे वाला y नीचे वाली रकम में तो है लेकिन ऊपर कोई और y नहीं है, तो इसको कॉमन नहीं लिया जा सकता। अब ये तीन चीजें हमने सर्कल की, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो यही हमारे पास HCF आ जाता है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 4x² - 9y², इसको पहले फैक्टराइज करते हैं। 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है और x के ऊपर भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है और वो वैसे का वैसे ही लगा दूंगा। 9y² को मैं 3y का होल स्क्वायर पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 3 9 होता है और y के ऊपर भी स्क्वायर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² - b² कहते हैं, a² - b², जिसको हम लोग एक बार माइनस में लिख लेते हैं और एक बार प्लस में। ये आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में सिखाया गया। तो a b इन दोनों के दरमियान एक बार माइनस लगा दिया और एक बार प्लस लगा दिया। इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकते, इसको यहीं तक सोल्व करूंगा। अब बारी आती है दूसरी रकम को सोल्व करने की। दूसरी रकम है हमारे पास 2x² - 3xy। अच्छा जी, अब इन दोनों में से कॉमन देखते हैं तो x हमारे पास दोनों वैल्यूज में आ रहा है। x को कॉमन ले लिया तो 2x² में से x कॉमन है तो 2x ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, माइनस वैसे ही लगा दूंगा। 3xy में से हमने सिर्फ x कॉमन लिया हुआ है तो ये वाला x नहीं लिखा जाएगा, बाकी 3 और y जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा। ये भी अब मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप देखें अब ऊपर वाली रकम 4x² - 9y², इसकी जो फैक्टराइजेशन हुई और नीचे वाली रकम 2x² - 3xy, इन दोनों में हमारे पास 2x - 3y कॉमन है, तो जो दोनों में कॉमन आ रहा हो वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो HCF हमारे लिए 2x - 3y बन जाएगा।
आगे चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। एक्स क्यूब माइनस वन, पहले इसी को फैक्टराइज करके एक्स के ऊपर क्यूब है माइनस वैसे ही लगा दूंगा, वन को हम वन का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग उसको फैक्टराइज करना चाहते हैं। एक्स क्यूब माइनस वन, अगर हम इसको फार्मूला नहीं बनाते तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो हम लोग भी इसका फार्मूला बना देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला भी आप लोगों ने ओपन करना सीखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओपन करेंगे तो ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है। इसी को यहां पर अप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब की जगह पर लिखा जाएगा एक्स माइनस वन ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए वाली रकम एक्स के ऊपर स्क्वायर, ए बी मल्टीप्लाई करवाना है तो ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर वन मल्टीप्लाई करेगा प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में बी का स्क्वायर है तो बी की जगह पर हमारे पास वन है। अच्छा जी आगे चलते हैं। एक्स माइनस वन वैसे ही लिखा जाएगा एक्स के ऊपर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन एक्स और प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको यहीं पर रखेंगे। अब अगला जो हमारे पास अगली जो रकम हमारे पास दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकती, तीनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। और अगर हम तीन रकमों को मिड टर्म ब्रेक करना सीखा हुआ है तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक हो नहीं पाएगी, आप अगर करके भी देखेंगे तो नहीं होगी। तो इसीलिए हम इस रकम को वैसे की वैसे ही लिख देंगे। अब अगर देखें तो ऊपर वाली रकम में एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे वाली रकम में भी एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कॉमन है। और जो दो रकमों में अगर तीन रकमें हैं तो तीनों रकमों में कॉमन आए वही हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है। तो ऐसे अब हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट फोर्थ की तरफ। ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए, वैसे तो ये तीन रकमें हैं, पहले इसी को फैक्टराइज करना है तो इसी को बात करते हैं। तीन रकमों को हमने मिड टर्म ब्रेक करना सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमारे पास जरूरी होता है पहली रकम के ऊपर पावर टू हो, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू हो। अच्छा, तो इसमें तो क्यूब है तो इसलिए मैं इसको मिड टर्म ब्रेक नहीं करूंगा, तो मैं इसमें क्या करूंगा, तीनों रकमों में ए कॉमन आ रहा है तो ए को मैं कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट के अंदर बाकी जो चीजें बच जाएंगी वो लिख दूंगा। ए क्यूब था उसमें से एक ए हमने कॉमन लिया है, जैसे ये देखिए अगर ये हमारे पास ए क्यूब है इसको फैक्टराइज करें तो ए तीन बार मल्टीप्लाई करेगा, उसमें से हमने सिर्फ एक ही ए कॉमन लिया है, तो बाकी जो ए इंटू ए स्क्वायर बच जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। दूसरी रकम है जी टू ए स्क्वायर, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ए स्क्वायर में से हमने एक ए कॉमन लिया है तो बाकी टू ए बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। माइनस थ्री ए, अब इसमें से ए हमने कॉमन लिया हुआ तो ए के साथ जो माइनस थ्री बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक की जा सकती है, ठीक है। देखिए वेरिएबल हमारे पास ए है और उसके ऊपर मैक्सिमम पावर टू है, इस रकम में और कोई भी टू से बड़ी पावर नहीं है, टू से छोटी पावर है ए की पावर वन, तो इसको मिड टर्म ब्रेक किया जा सकता है। मिड टर्म हमारे पास है टू ए, तो टू ए को हम लिख सकते हैं थ्री ए माइनस ए। थ्री ए में से अगर एक ए निकाल दिया जाए तो प्लस का टू ए बचता है, और हमने इसको इसी तरह से ब्रेक क्यों किया ये पिछली एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, क्योंकि हमने पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना होता है और उसी के हिसाब से मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। यार आगे चलते हैं। ए ये वाली जो पहली रकम वो वैसी की वैसी, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए, इन दोनों में ए कॉमन लिया जा सकता है तो ब्रैकेट में बच जाएगा ए प्लस थ्री। आगे इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे, रकम कोई भी कॉमन नहीं है, एक रकम में ए है तो दूसरी के पास तीन है, दोनों चीजें एक जैसी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह पर वन कॉमन लेंगे, तो ऊपर वाली रकम जो है वैसी की वैसी लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस कर दूंगा क्योंकि तो ऊपर था माइनस और मैंने तो माइनस कॉमन ले लिया है, तो अब यहाँ पर मुझे प्लस लगाना पड़ेगा माइनस प्लस माइनस लाने के लिए।
खैर आगे चलते हैं। a प्लस 3 ये वाली ब्रैकेट कॉमन है, दोनों रकमों में आ रही है, एक बार लिख लूंगा। a प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था a, उसको लिख लूंगा, और a प्लस 3 वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था -1, उसको लिख लूंगा। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। चलते हैं दूसरी वाली वैल्यू 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a की तरफ। जिस तरह हमने पहले वाले पोर्शन में किया, इसी तरह इसमें भी हमारे पास a वाली वैल्यू कॉमन है, a को कॉमन रख लूंगा, तो बाकी जो कुछ बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। 2a क्यूब में से a के हमने बाहर लिया तो 2a स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस 5a स्क्वायर में से 8a कॉमन है तो 5a बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर, -3a में से a हमने कॉमन लिया है तो -3 बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अब 3 रकमें हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में आ गई है, तो मैं इसकी मिड टर्म मतलब 5a को ब्रेक कर सकता हूँ। 5a को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ +6a -a, +6a में से अगर 1a माइनस का निकल जाएगा तो प्लस का 5a बाकी बचेगा। चलते हैं जी आगे। इन दोनों रकमों में से कॉमन है 2a, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3, आगे दोनों में कॉमन -1 लिया जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3। a प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, एक बार लिख लूंगा, a प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2a, दूसरी ब्रैकेट में वो लिख दूंगा, a प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1 तो दूसरी ब्रैकेट में लिख दूंगा। अब पहली वाली जो हमारे पास रकम थी उसका आंसर आया था ये वाला, और दूसरी वाली रकम का आंसर आया ये वाला। अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं कि a दोनों में आ रहा है, एक बार लिख लूंगा, a प्लस 3 दोनों में आ रहा है तो एक बार लिख लूंगा। ये हमारे पास दो कॉमन फैक्टर आ गए और हमारा यही काम था क्वेश्चन नंबर 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। ये इस एक्सरसाइज में से हमारे पास लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे इस साल के पेपर के लिए, और लाजमी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट है या लॉन्ग है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। अच्छा जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 उसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखें जी पार्ट 5 वाला पार्ट, t² प्लस 3t माइनस 4, ये हमारे पास पहली रकम, दूसरी रकम t² प्लस 5t प्लस 4, और इसमें तीसरी रकम भी ऐड की गई है t² माइनस 1। सोल्व करते हैं। सबसे पहले वाली रकम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में दी गई है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। अच्छा तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म में हमारे पास 3t, अगर इसको मैं लिख लूं प्लस 4t माइनस t, तो 4t में से 1t निकलेगा तो प्लस का 3t वापिस बचेगा। तो मिड टर्म ब्रेक कर ली, और इसको करना किसके हाथ से, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करने के तरीके से ही। -4 को अगर t² से मल्टीप्लाई किया जाए तो -4t² आता है, और हमने इन दोनों को इस तरह से ब्रेक करना है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -4t² आए, तो हमारे पास सही पेयर बना हुआ है। आगे चलते हैं t² प्लस 4t, तीन रकमों से जैसे ही 4 रकमें हो जाए तो पहली दो में से कॉमन आएगा। t² प्लस 4t में से कॉमन आ रहा है t, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा t प्लस 4, क्योंकि t² में से 8t हमने कॉमन लिया तो 8t ब्रैकेट में बच जाएगा। प्लस 4t में से t हमने कॉमन लिया है तो प्लस 4 बचेगा, वो ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। दोनों रकमों में माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, इसके अलावा कोई और नंबर कोई और वेरिएबल कॉमन नहीं, तो इसकी जगह पर हम 1 कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा t प्लस 4, सेम रकम ही आ जाएगी, सिर्फ साइन बदलेगा क्योंकि माइनस हमने बाय कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पर प्लस लगाना पड़ेगा। तो t प्लस 4 दोनों ब्रैकेट जो है वो कॉमन है इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ से मैं t प्लस 4 को कॉमन ले लूंगा। तो t प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था t, दूसरी ब्रैकेट में लिख दूंगा, और इस वाले t प्लस 4 के साथ जो -1 मल्टीप्लाई कर रहा था इसको भी दूसरी ब्रैकेट के साथ लिख दूंगा। ये यहाँ तक की सोल्व होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पहले वाले जो रकम थी उसका आंसर यहाँ तक आता है। अब दूसरी रकम को भी सेम इसी तरह से सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारे पास दी गई है, तो 5t को ब्रेक करूंगा 4t प्लस 2, तो पहले दो रकमों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास t, तो ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा t प्लस 4। इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लूंगा क्योंकि प्लस दोनों में आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा t प्लस 4।
और आपको पहले भी बताया गया था पिछली एक्सरसाइज में, अगर ब्रैकेट सेम आ जाए तो हमारे पास आंसर सही आ रहा होता है, हमारी फैक्टराइजेशन सही जा रही होती है। तो t+4 जो दोनों में कॉमन आ रहा था उसको एक बार लिख लूंगा, बाकी t+4 के साथ t था और इस वाले t+4 के साथ जो 1 था इसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लूंगा। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, दूसरी रकम का आंसर यही तक आएगा। अब ये बना हुआ t² - 1, तो वही चीज पहली रकम के ऊपर स्क्वायर है और 1 के ऊपर हम स्क्वायर खुद से लगा सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो t² - 1 स्क्वायर ये हमारे पास a² - b² वाला फार्मूला बन जाता है, a - b a + b, इस तरह से इसको ओपन कर दिया जाता है। तो अगर इन तीनों में कॉमन देखा जाए तो तीनों में कॉमन कोई भी रकम नहीं आ रही, तो लेकिन बुक वाले ने जो आंसर दिया है ना उसके हिसाब से उसने HCF दिया t+1। अब मेरे पास क्योंकि पीटीबी वाली बुक है तो मेरे पास अगर टेक्स्ट बुक होती तो मैं देख के आपको चेक करके बता देता है कि वहां पर अगर कोई मिस्टेक है या नहीं। बहरहाल यहाँ पर मिस्टेक है, और अगर हमें चाहिए कि t+1 तीनों में कॉमन है, दो रकमों के पास तो आ रहा है, तीसरी रकम के पास नहीं है, यहाँ पर t - 1 आ रहा है, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर -3t लगा दें तो ये हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास t+1 आ जाएगा। बहरहाल जो मेरे पास बुक थी उसके अकॉर्ड ये आंसर आ रहा था, मैंने आपको सिंप्लीफाई करवा दिया किस तरह से हम लोग इसको सही भी बना सकते हैं सवाल को। मेरे ख्याल में जब ये न्यू बुक आएगी टेक्स्ट बुक वाली तो उसमें इसे सही कर दिया जाएगा। अच्छा जी, बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। पार्ट नंबर 6 को देखें, 3 रकमें हमें दी गई है पिछले सवाल के जैसे। पहली रकम को सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म में हमारे पास 15x, 15x को मैं ब्रेक करके 8x + 7x लिख सकता हूँ। 8x + 7x 15x ही बनता है। अच्छा, तो 3 से जैसे ही 4 रकमें हो जाए तो पहली दो में कॉमन देखो, पहली दो रकमों में कॉमन आ रहा है जी x, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा x + 8। x² में से 1x हमने कॉमन लिया तो 1x ब्रैकेट में चला गया, 8x में से x हमारे पास कॉमन है, 8 हमें वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा। +7 और +56, इन दोनों में 7 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 7 के टेबल में 56 आता है। 7 8 का 56, 7x के साथ 7 कॉमन था तो x ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन आ जाएगी, इस वाली ब्रैकेट के साथ वाला x और इस वाले ब्रैकेट के साथ वाला +7 वो दूसरी ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे। ये इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यहीं तक इसको सोल्व करूंगा। अब दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर भी हमें मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगी। अब हमें लाना है जी x² को -24 से मल्टीप्लाई करें तो -24x², तो उसके लिए अगर 5x को 8x - 3x लिखा जाए तो 8x में से 3x निकलने से प्लस का 5x बाकी भी बच जाएगा, और अगर +8x को -3x से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास -24x² आ भी जाता है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। -24 वैसे का वैसे ही, क्योंकि आपको पता है मिड टर्म में पहली और आखिरी रकम वैसे की वैसे लिखी जाती है और मिड टर्म जो दरमियान वाली रकम होती है उसी को ब्रेक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। पहली दो रकमों में x कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में x + 8 लिख दिया जाएगा। दूसरी दोनों रकमों में -3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता है, तो -3x में से -3 हमारे पास कॉमन है तो x बचा, x ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। 24 3 के टेबल में आता है जी 8 पर, और अगर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर हमें प्लस लिखना पड़ेगा। x + 8 दोनों रकमों में दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रही है हमारे पास, इसको एक बार लिखूंगा, x + 8 के साथ x और x + 8 के साथ -3 से दूसरी ब्रैकेट में इकट्ठा करके लिख दूंगा। अब इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकती तो तीसरी रकम को सोल्व करते हैं। तीसरी रकम थी x² + 8x, दोनों में हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लूंगा। x² में से 1x अगर कॉमन है तो बाकी जो 1x बचेगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। 8x में से हमने x कॉमन लिया था तो 8 बचेगा, वो भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अगर इन तीनों में कॉमन देखा जाए तो x + 8 पहली रकम के आंसर में भी आ रहा है, दूसरी रकम के आंसर में भी आ रहा है और तीसरी रकम के आंसर में भी आ रहा है, तो यही x + 8 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट, पांचवा और छठा पार्ट।
पांचवें पार्ट को ये लॉन्ग भी बना सकता है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे लॉन्ग मुमकिन नहीं होता पेपर में आना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। पिछले सवाल के जैसा हमने यहाँ पर भी HCF फाइंड करना है। HCF से मुराद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या है? नहायत आसान तरीका कार है। आप लोग पिछली क्लासों में जैसे डिवाइड करते आए हैं वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर करना है। ये हमारे पास एक रकम लिखी हुई है और कोमा के बाद एक दूसरी रकम लिखी हुई है। अब हम लोग अगर दोनों में देखें तो बड़ी रकम 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 है। इसको हम लोग डिवाइड के अंदर लिख लेंगे और ये जो छोटी रकम है इसको डिवाइड से बाहर लिख लेंगे। अब हमारा सबसे पहला सिंपल काम होगा, ये जब हमने डिवाइड के अंदर रकम लिखी ना, इसकी सबसे पहले वाली रकम देखें और ये जो डिवाइड के बाहर है इसकी सबसे पहले वाली रकम देखें। अब इन दोनों में फर्क कितना है? ये 27x³ है और ये हमारे पास 3x है। हमें इसी 3x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 27x³ बन जाए। तो उसके लिए 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 27 आएगा। अगर x से x³ बनाना चाहते हैं तो x को x² से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। अगर 1 में 2 ऐड हो जाएगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो हम लोगों के पास जो नंबर आता है जिससे मल्टीप्लाई करवाना है वो 9x² है। अगर 3x माइनस 2 को 9x² से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो 27x³ आएगा। और ऐसा नहीं है कि हमने अगर पहली रकम लानी है तो इस वाले यानी कि जिस भी हमने नंबर को सिलेक्ट किया उसको पहली रकम से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वहीं पर खत्म हो जाता है। बाहर हमारे पास जितनी भी रकमें हो ना, अब फिर इस नंबर को उन सबसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मैं अलग लिख देता हूं, जैसे ये हमारे पास नंबर था 3x माइनस 2, तो अब इस सारे नंबर को 9x² से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 9 3 27 x² आएगा, माइनस प्लस माइनस 9 2 18 और x² आएगा। तो ये सोल्व करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और अलजेब्रे में जब भी ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली रकम माइनस करनी होती है तो नीचे वाली रकम के साइन बदल दिए जाते हैं। जो रकम प्लस की थी वो माइनस की हो जाती है और अगर रकम माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है। अब ऊपर भी 27x³ और नीचे भी 27x³, ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन साइन मुख्तलिफ है, साइन अपोजिट है, तो ये दोनों रकमें कट जाएंगी। तो प्लस 18x² और प्लस 9x² दोनों सिमिलर टर्म्स है, ऐड होकर हमारे पास प्लस 27x² बन जाएगा। माइनस 3x वैसे का वैसे ही नीचे उतार लूंगा और ऐसे ही माइनस 10 को भी नीचे उतार लूंगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं वही काम। अब हमें फिर दोबारा 27x² बनाना है। पहले 27x³ बनाना था, अब 27x² बनाना है। तो 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, x को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो x² आएगा। तो हमारे पास 9x वो नंबर होगा जिसको 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। 9 3 27, x इंटू x² आ जाएगा। अब 9x को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 18x आ जाएगा। वही हमारा काम, नीचे वाली रकमों के साइन बदलेंगे। तो ये 27x² से कैंसिल, प्लस 18x में से माइनस का 3x निकल जाएगा तो प्लस का 15x बचेगा। माइनस 10 जो साथ था वो वैसे का वैसे ही लिख लूंगा। अब हमारा काम क्या होगा? 15x बनाना है। तो 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 15x आ जाता है, तो प्लस 5 यहाँ पर लिख दिया। 3x को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 15x, माइनस 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 10। जैसे पहले बताया, अलजेब्रे में डिवाइड अगर रकमें हो रही हो तो नीचे वाली रकम के साइन बदल दिए जाते हैं। प्लस 15 को माइनस 15 में बदल दूंगा, माइनस 10 को प्लस 10 में बदल दूंगा। अब ऊपर और नीचे रकमें सेम है लेकिन साइन अपोजिट, तो ये आपस में कट जाएंगी। असल में जब आपने HCF करना है तो नीचे कोई रकम बचनी नहीं चाहिए। आपने जब तक अपना जो है वो डिवीजन जारी रखनी है जब तक आपके पास नीचे कोई रकम बच रही है। अब ये
ये सारी रकमें कैंसिल हो गई है, तो हमारे पास नीचे कोई रकम नहीं बची। तो जिस टेबल को पढ़ने से या जिस वाली रकम को डिवाइड करवाने से हमारे पास कोई रकम बाकी ना बचे, वही हमारे पास HCF होता है। तो 3x माइनस 2 था, जो बाहर वाली साइड पर रकम थी, इसी को डिवाइड करवाया तो हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचा। तो ये मैंने लिख दिया HCF इज इक्वल टू 3x माइनस 2। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को देखें, ये बड़ी रकम हमारे पास लिखी हुई है और इसके साथ ही एक छोटी रकम लिखी हुई है। बड़ी रकम को डिवाइड के अंदर लिख लेंगे, एंड पे -15 था। अच्छा, और छोटी रकम है x² माइनस 4x प्लस 3, उसको डिवाइड से बाहर लिखूंगा। वही काम, ये जो आपने डिवाइड के अंदर रकम लिखी, इसका सबसे पहला नंबर देखें, और जो डिवाइड के बाहर लिखी, इसके भी सबसे पहले नंबर को देखें। डिवाइड के अंदर x³ बना हुआ है, तो यार जो डिवाइड के बाहर है वो हमारे पास x² है। अब x² को किस ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि वो x³ बन जाए? तो x² को सिर्फ एक x की जरूरत है x³ बनने के लिए। तो हम x² को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x³ आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि पूरी रकम को ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। x को x² से मल्टीप्लाई करवाया, x³ आया। अब x को -4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4x² आ जाएगा। x को +3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो +3x। अलजेब्रे का रूल, नीचे वाली रकमों के साइन बदल दो, तो तीनों रकमों के नीचे वाले साइन बदल दिए। x³ माइनस x³ से कैंसिल हो जाएगा, -9x² में +4x² निकल जाएगा। तो माइनस की बड़ी रकम है -9, तो उसी माइनस में से 5x² हमारे पास बाकी बचेगा। +23x था, अगर उसमें से माइनस कर दिया जाए 3x तो प्लस का 20x बाकी बचेगा। -15 को वैसे का वैसे ही नीचे उतार लूंगा। अब हमारा वही काम कि पहली रकम को देखो जो कि -5x² है, और डिवाइड के बाहर वाली पहली रकम को देखो जो कि x² है। अब x² तो सेम है दोनों में, हमने -5x² बनाना है। अगर इस x² को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास -5x² आ जाता है। फिर वही बात, इस -5 को सिर्फ x² से नहीं कर सकते, इन तीनों रकमों से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। -5 को -4x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो +20x आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5 4 20x, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x बाकी वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 5 15 आ जाएगा। वही काम, नीचे वाली रकमों के साइन बदल दो, जो माइनस थी प्लस में लिख देंगे, जो प्लस था उसको माइनस में लिख देंगे, और जो माइनस है उसको प्लस में। अब तीनों रकमें एक जैसी हैं, सिर्फ इनके साइन अपोजिट हैं, तो ये तीनों कट जाएंगी और नीचे हमारे पास कोई रकम बाकी नहीं बचेगी। अब ये कौन सी रकम थी जिसको डिवाइड करवाने से आंसर हमारे पास 0 बचा या कुछ भी रिमाइंडर बाकी नहीं बचा? तो वो ये वाली रकम थी, x² माइनस 4x प्लस 3। तो यही हमारे पास HCF आ जाएगा। ये वाले सवालों में से आपको शॉर्ट लाजमी आएगा, तो इसको अच्छे से समझे, नोट कर लें इन सवालों को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। ये दो पॉलिनोमियल हमें दी गई है। अब दोनों में x की मैक्सिमम पावर 3 है, दोनों ही पावर के लिहाज से तो बराबर है, तो फिर पावर के साथ वाली रकम देखी जाएगी। यहाँ पर x³ के साथ 2 है, यहाँ पर x³ के साथ 6 है, तो हमने डिवाइड के अंदर बड़ी रकम रखनी होती है। तो 6 2 से बड़ा होता है, तो 6x³ वाली रकम डिवाइड के अंदर आ गई, और ये जो 2x³ वाली रकम है ये डिवाइड से बाहर लिखी गई। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहली रकम देखें और डिवाइड में जो रखी हुई है वो भी सबसे पहली रकम देखें, एक डिवाइड के अंदर वाली और एक डिवाइड से बाहर वाली। डिवाइड के अंदर 6x³ है, डिवाइड के बाहर वाली पहली रकम 2x³ है। हमने इस 2x³ को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 6x³ बने। अब x³ तो दोनों के पास ही है, अब दोनों के शुरू में एक के पास 6 है और दूसरे के पास 2 है। हमने देखने 2 के टेबल में 6 कहां पर आता है, तो 2 का टेबल अगर 3 तक पढ़ा जाए तो 6 आता है।
तो मैं इस सारी पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 3 2 6, एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास। 3 2 6, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 3 2 6, एक्स आ जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा। वही काम, नीचे वाली सारी रकमों के साइन बदल दो। 6x क्यूब से कट जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस का 6x क्यूब है और नीचे माइनस वाला। प्लस 12x स्क्वायर में से माइनस कर दें अगर 6x स्क्वायर, तो हमारे पास प्लस 6x स्क्वायर बाकी बच जाता है। प्लस 6x माइनस हो जाएगा 6x में तो कैंसिल। प्लस 12 में से माइनस कर दो 6 तो हमारे पास प्लस का 6 बचता है। अब ये देखें, बाहर वाली रकम बड़ी है और जो नीचे बची ये रकम छोटी है, क्योंकि यहाँ पर x की बड़ी पावर 2 है और यहाँ पर x की बड़ी पावर 3 है। तो x की पावर 2 छोटी होती है x की पावर 3 से, तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन देखते हैं। 6 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे पास छोटी रकम है और ऊपर जो बाहर वाली बड़ी रकम थी इसको अब हम डिवाइड के अंदर रख लेंगे। तो ये 2x क्यूब वाली सारी रकम डिवाइड के अंदर आ गई। अब यहाँ पर हमने 2x क्यूब बनाना, तो पहली रकम हमारे पास x स्क्वायर है, अगर इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास 2x क्यूब आ जाता है। तो इसी 2x को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x आएगा। वही काम, नीचे वाली रकमों के साइन बदल दो। 2x क्यूब कट जाएगा 2x क्यूब से और ये जो प्लस 2x है इसमें माइनस हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2। अब x स्क्वायर प्लस 1 में ये अभी मजीद सोल्व हो रहे हैं तो हम लोग इसको कर सकते हैं। हमने बनाना है 2x स्क्वायर, हमारे पास है x स्क्वायर, अगर इसको प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2 1 2 आ जाएगा। नीचे वाली रकमों के साइन बदल दो तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कट जाएगा और प्लस 2 माइनस 2 से कट जाएगा। अगर देखा जाए तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 वो रकम थी जो डिवाइजर के तौर पर इस पूरी रकम को पूरा डिवाइड करवा लिया, तो हमारे पास आंसर यही है। लेकिन बुक वाले ने इसके साथ 2 भी लगाया हुआ है। वैसे इसका आंसर ये बिल्कुल सही है, x स्क्वायर प्लस 1 आप लोग लिख सकते हैं।